आज की अपनी इस कक्षा में मैं विजय वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस कक्षा में मैं आप सब के लिए लेके आया हूं आज विकारी शब्दों के अंतर्गत विशेषण। आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। वैसे तो विगत कक्षाओं में आपने इसके बारे में काफी कुछ जाना है, सीखा है, लेकिन एक बार फिर से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विशेषण की परिभाषा। परिभाषा की बात की जाए, आप सब जानते हो कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के साथ साथ एक और शब्द जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है विशेष्य। यानी विशेष्य और विशेषण इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। विशेष्य होता क्या है? विशेष्य हम कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो शब्द कौन कौन से हैं? जैसा कि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो किसके अंतर्गत आते हैं? विशेष्य के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो हैं वो विशेष्य के अंतर्गत आएंगे और विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो विशेषण होते हैं। बात करेंगे इसी से जुड़ा हुआ, इसी से संबंधित एक शब्द प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है जानिए। विशेषण जिसके बारे में आप जान चुके हो कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं, यहां हम बात करेंगे प्रविशेषण की। प्रविशेषण क्या होता है? हम कह सकते हैं कि विशेषण की विशेषता का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता का बोध कराते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो तीन शब्द आपके सामने है, तीन बातें, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। तीनों में अंतर क्या है जानिए इस उदाहरण से। उदाहरण आपके सामने है, उसके हाथ बहुत कोमल है। हम यहां देख रहे हैं कि हाथ की विशेषता बताने वाला शब्द है यहां कोमल। तो विशेषता बताने वाला शब्द हाथ क्या हो गए? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है यहाँ? कोमल। तो विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? विशेषण। हाथ क्या है यहाँ? आप कह सकते हो विशेष्य। अब एक और बात, कोमल विशेषण है। अब यहाँ विशेषण की विशेषता बताने के लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है बहुत। बहुत यहाँ क्या है? प्रविशेषण। तो आप समझ गए कि हाथ क्या है? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वो शब्द विशेष्य के अंतर्गत आएगा। विशेष्य की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाएंगे? विशेषण। और विशेषण की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। तो बहुत यहाँ क्या है? प्रविशेषण। आगे जानेंगे हम विशेषण भेद के बारे में। सबसे पहले हम विशेषण भेद के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुणवाचक विशेषण होता क्या है? विशेषण के अंतर्गत जैसे कि हम जान गए कि विशेषण विशेषता बताते हैं, विशेष्य की विशेषता को इंगित करते हैं। तो यहाँ किस आधार पर? जो शब्द गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, काल, दशा आदि के आधार पर विशेष्य की विशेषता का बोध कराते हैं। यानी हम ये बात हमें जाननी होगी कि विशेष्य की विशेषता बताते हैं, परंतु यहाँ विशेष्य की विशेषता किस आधार पर? गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, काल आदि के आधार पर विशेषता बताई जाएगी, तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण से समझिए, उदाहरण से जानिए। ईमानदार बालक, यहाँ बालक की विशेषता बताई जा रही है और विशेषता बताने वाला शब्द क्या है यहाँ? ईमानदार। तो ईमानदार क्या हो गया? गुण हो गया। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। आगे बढ़े, काला कोट, यहाँ काला जो है ये विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? कोट की। अब आप देखिए ये किस विशेषण के अंतर्गत आएगा? तो हम इसको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि काला यहाँ क्या है? रंग। तो रंग के आधार पर विशेष्य की विशेषता बताई जाए वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो आप समझ गए काला भी क्या है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। बात करें पुराना किला, यहाँ किले की विशेषता बताई गई है और विशेषता बताने वाला पद आपके सामने पुराना।
पुराना क्या है यहाँ विशेषण है, पर विशेषण के अंतर्गत कौन सा, इसको हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत शामिल करेंगे। अब गुणवाचक विशेषण के गुणवाचक विशेषण में हम इसको क्यों सम्मिलित कर रहे हैं, क्योंकि पुराना यहाँ किसको दर्शा रहा है, काल यानी समय को दर्शा रहा है। तो काल के आधार पर विशेष्य की विशेषता बताई जाए वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आगे मोटी स्त्री, अब यहाँ स्त्री की विशेषता बताई जा रही है। स्त्री की विशेषता बताने वाला शब्द पद क्या है, मोटी। मोटी यहाँ क्या है, विशेषण, और स्त्री विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ किस आधार पर विशेषता बताई जा रही है, यहाँ आकार के आधार पर बताई जा रही है। तो आकार के आधार पर भी विशेष्य की विशेषता बताई जाए वो भी गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। आगे देखो गर्म पानी, तो यहाँ पानी की विशेषता बताने वाला शब्द या पद क्या है, गर्म। तो और गर्म क्या है, विशेषण, और पानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, विशेष्य। तो ये थे गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण। आगे अगला भेद हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण होता क्या है, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो शब्द संख्या के आधार पर विशेष्य की विशेषता बताते हैं। विशेष्य बात करें, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य के अंतर्गत आते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वही क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो शब्द संख्या के आधार पर विशेष्य की विशेषता को का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब आप एक विशेष बात ध्यान देने योग्य बात है, संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद माने गए, हम इनको उपभेद कह सकते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद या उपभेद कौन से हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम मान सकते हैं कि ये विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी विशेष्य की निश्चित संख्या को दर्शाते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, और जो विशेष्य की अनिश्चित संख्या को सूचित करते हैं, दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। दोनों में अंतर आसानी से कर पाओगे, निश्चित संख्या का बोध कराए वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और अनिश्चित संख्या का बोध करवाए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण से जानिए, जैसे देखिए दो लड़के, यहां दो क्या है, संख्या, दो क्या है, संख्यावाची शब्द है। अब यहां संख्यावाची शब्द है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, लड़के, यानी लड़कों की विशेषता बता रहा है, संख्या को दर्शा रहा है। अब यहां आप ये देखिए कि ये संख्या निश्चित है या अनिश्चित, तो हम कह सकते हैं कि दो ये निश्चित संख्या को दर्शा रहे हैं, तो यहाँ दो क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लड़के किसके अंतर्गत आएगा, लड़के को हम विशेष्य के अंतर्गत शामिल कर लेंगे, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। आगे देखो 10वीं कक्षा, यहां भी 10वीं ये शब्द क्या है, संख्या को दर्शा रहा है, और कौन सी कक्षा, 10वीं कक्षा यानी निश्चित संख्या को दर्शा रहा है। तो 10वीं भी यहाँ किसके अंतर्गत आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। बात करें विशेष्य की, तो विशेष्य यहाँ क्या है, कक्षा। बात करें दोनों हाथी, अब हाथी जो है ये विशेष्य है और संख्या को दर्शा रहा है वो शब्द है दोनों, तो दोनों भी यहाँ किस में चला जाएगा, विशेषण के अंतर्गत। और विशेषण की बात करें तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दर्जन केले, यहाँ केले जो है उनकी विशेषता बताई जा रही है, तो केले तो हो जाएगा विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, विशेष्य। और दर्जन की बात करें तो दर्जन यहाँ क्या है, संख्या को दर्शा रहा है, और संख्या की बात करें तो निश्चित संख्या, क्योंकि हम सब परिचित हैं कि एक दर्जन की बात करें तो दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो यहाँ कितने केलों की बात की गई है, 12 केले, यानी दर्जन यानी 12, तो 12 केले ये भी निश्चित संख्या को दर्शा रहा है, तो दर्जन यहाँ क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उल्टा है, हम कह सकते हैं कि ये विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। देखिए कुछ लड़के, अब कुछ जो है इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने लड़के, निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। कुछ लड़के, कुछ में कितने भी हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ कुछ क्या है, अनिश्चित संख्या को सूचित कर रहा है। तो कुछ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और लड़के हो गया विशेष्य। 5-7 आदमी, 5-7 यहाँ अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। 5 आदमी, ऐसे अगर हम लिखते, ऐसे हम
पढ़ते तो 5 आदमी तो निश्चित संख्या हो गई। अब यहाँ 5 7, 5 है कि 6 है कि 7 है ये निश्चित पता नहीं है, तो इस आधार पर 5 7 भी किसके अंतर्गत आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक के विशेषण के अंतर्गत। कम दर्शक, कम कितने, निश्चित संख्या को इंगित नहीं कर रहा है, तो ये भी किस में चला जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक के विशेषण के अंतर्गत चला जाएगा। अब एक बात और मैं बताना चाहूंगा, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत विशेष से जो आपको देखने को मिलेगा उनको आप गिन सकते हो, यानी वो गणनीय है, उनको गिना जा सकता है। और परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी आपको निश्चित और अनिश्चितता का भेद के बारे में जानने को मिलेगा, तो वहां हमें देखना होगा कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको हम गिन नहीं सकते। तो दोनों में अंतर एक बार एक तरह से इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगला हम जानेंगे तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है, सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो विशेष्य की मात्रा, नाप या तोल के आधार पर विशेषता का बोध कराते हैं। मात्रा या नाप तोल को दर्शाएंगे वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो जिस तरह से संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। वही बात है निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित मात्रा या मापतोल को दर्शाए वो निश्चित परिमाण के अंतर्गत आ जाएगा, और जो अनिश्चित मापतोल या मात्रा को सूचित करेगा वो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। उदाहरण से समझिए, 2 किलो चीनी निश्चित माप, निश्चित मापतोल को सूचित कर रहा है, कितनी चीनी चाहिए, 2 किलो, ये निश्चित मात्रा है, और इस आधार पर ये किस में चला जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। बात करें हम 200 ग्राम पनीर, 200 ग्राम पनीर, तो ये भी निश्चित मात्रा या मापतोल, निश्चित मात्रा दर्शा रहा है। 5 लीटर डीजल, 5 लीटर, निश्चितता का बोध करवा रहा है, तो ये सब तो निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हो गए। बात करें अनिश्चित परिमाणवाचक की, तो ये विशेष्य की अनिश्चित मात्रा या मापतोल को दर्शाते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा अनाज, थोड़ा अनाज कितना, निश्चित मात्रा या मापतोल को नहीं दर्शा रहा, तो थोड़ा किस में चला जाएगा, अनिश्चित के अंतर्गत चला जाएगा। बात करें कुछ लीटर दूध, दूध की बात करें तो दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। और परिमाणवाचक में भी आप देखो कुछ लीटर, कितना लीटर, अब निश्चित मापतोल या मात्रा को नहीं दर्शा रहा है, इसका मतलब ये कुछ किस में आएगा, अनिश्चित परिमाण। बहुत सारा पानी, कितना पानी, निश्चित पता नहीं है, तो इसको भी हम किस में शामिल कर सकते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। बात करेंगे अगला भेद, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ध्यान देना, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से ठीक पहले, सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से ठीक पहले प्रयुक्त होकर उसकी ओर संकेत करें उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। क्या, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से, सर्वनाम शब्द होंगे लेकिन उसके तुरंत बाद कोई संज्ञा देखने को मिलेगी, और वो सर्वनाम शब्द उस संज्ञा की तरफ क्या करेंगे, संकेत, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, संकेतवाचक, या इसका दूसरा नाम सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। उदाहरण से समझिए, वह लड़का सो रहा है, वैसे हमने सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ा, वह सर्वनाम में भी आता है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि सर्वनाम के तुरंत बाद आपको क्या देखने को मिल रही है, लड़का, संज्ञा है, लड़का क्या है, संज्ञा है। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से ठीक पहले, सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से ठीक पहले प्रयुक्त हो और उसकी ओर संकेत करे, वो क्या है, संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, न कि सर्वनाम। सर्वनाम नहीं होगा, वो सार्वनामिक विशेषण होगा। इसके बारे में हमने सर्वनाम के अंतर्गत भी चर्चा की थी। अगला है, ये लोग जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है, लेकिन इस सर्वनाम के तुरंत बाद आप देख रहे हो लोग, क्या है, संज्ञा। तो हम कह सकते हैं
कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर के उसकी ओर संकेत करे वो संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो आप यहां ये बात समझ गए होंगे, वह सर्वनाम के अंतर्गत भी आएगा, वह सर्वनाम भी होगा। सर्वनाम में भी दो सर्वनामों में आपको ये देखने को मिल सकता है। बात करेंगे हम एक तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की, मैंने लिख दिया वह मीठा बोलता है। एक तो ये हो गया, यहां भी वह है। एक हम बात करें एक वह का प्रयोग किस के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ा भी था, सर्वनाम में हमने जाना भी था। एक हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे मैंने लिख दिया वह मेरा घर है, इसमें भी वह है। तो ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है, यहां भी वह है, यहां भी वह है, यहां भी वह, तीनों उदाहरण हैं उसमें वह को रेखांकित कर रखा है। और पद परिचय के अंतर्गत हमारे सामने अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमें वहां क्या करना होगा, हमें यहां ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ जो वह है ये किसके लिए आ रहा है, ये पुरुष जाति का बोध करवा रहा है। यानी हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वक्ता और श्रोता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति विशेष की बात की जाए वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो वह क्या है, अन्य पुरुष। यानी हम कह सकते हैं कि मैंने लिख दिया राम, मैंने लिख दिया मोहन, तो यहाँ मोहन संज्ञा है, व्यक्ति विशेष को दर्शा रहा है। इस व्यक्ति विशेष के स्थान पर हमने इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिया, वह मीठा बोलता है। इसका मतलब यहाँ जो है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये किस में चला जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। बात करें वह मेरा घर है, वह मेरा घर, व्यक्ति विशेष के लिए शब्द सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं वो अन्य पुरुष में, वस्तु विशेष के लिए या स्थान विशेष के लिए आए वो निश्चय वाचक सर्वनाम में चला जाए। वह मेरा घर है, यहाँ राम, यहाँ हम जैसे राम रखते हैं तो राम मेरा घर है, संभव नहीं है, ऐसा वाक्य गलत है। तो इसका मतलब यहाँ राम ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया है, यहाँ ये किसके लिए आ रहा है, घर की तरफ संकेत कर रहा है। तो वह मेरा घर है, ये मतलब स्थान को सूचित कर रहा है, तो स्थान को सूचित करे वहां वो किस में चला जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में। और यहाँ हम बात करते हैं वह लड़का, यहाँ हमें देखने को मिलेगा वह शब्द है उसके तुरंत बाद संज्ञा आ रही है, संज्ञा आ रही है तो वो सार्वनामिक विशेषण में चला जाएगा। तो ये था सार्वनामिक विशेषण। एक पांचवा भेद भी आजकल पढ़ने को मिलता है हमें विशेषण के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है पद परिचय के अंतर्गत, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण होता क्या है, हम कह सकते हैं सीधे शब्दों में संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि जयपुरी पगड़ी, जयपुरी यहाँ क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण। कैसे, जयपुर, जयपुर क्या है, संज्ञा है, जयपुर क्या है, संज्ञा है, और जयपुर के साथ हमने ई प्रत्यय का प्रयोग कर दिया तो ये संज्ञा से बना, किससे निर्मित हुआ, संज्ञा से निर्मित हुआ। तो संज्ञा से निर्मित हुआ वो किसकी विशेषता बता रहा, पगड़ी की। तो पगड़ी क्या है, विशेष से, और विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, विशेषण। तो जयपुरी क्या है, विशेषण है। अब विशेषण भेद की बात करें तो इसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत शामिल करेंगे। क्यों, क्योंकि ये संज्ञा से निर्मित है। बात करें बीकानेरी नमकीन, बीकानेर स्थान को सूचित कर रहा है, संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और इस संज्ञा के साथ वही बात है, ई प्रत्यय जोड़ दिया और यहाँ ई प्रत्यय जोड़ने के बाद बीकानेरी बन गया, और ये नमकीन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ ये क्या है, संज्ञा से निर्मित विशेषण है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। बात करें भारतीय नारी, भारतीय नारी, भारतीय भी क्या है, यहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण है। और बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे हम बात करें फ्रेंच भाषा,
या चीनी भाषा, तो चीनी भी यहाँ क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है क्योंकि वो भाषा की विशेषता बता रहा है। तो ये था विशेषण। विशेषण के अंतर्गत जो कुछ बातें आपको बताई, ये सब बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी, ऐसी उम्मीद के साथ आज मैं अपनी इस कक्षा को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।